बाबा हम लोग जो है यूनिट 5 करने वाले हैं, जो 3 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? जनरली इसमें एक क्लास लगता है, जनरली एक क्लास। कोशिश करेंगे कि एक क्लास में हो जाए, थोड़ा सा अगर टाइम दोगे तो हो ही जाएगा। तो चलो बाबू, इसका नाम क्या है? विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय। तो चलो स्टार्ट करें। तो बाबू हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। किसका? तो देखो नाम से क्लियर है ये कैसा होगा। बोलो विद्युत, विद्युत मतलब विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और तरंगे मतलब तरंग। समझ रहे हो? तो क्या इसका डेफिनेशन ऐसा बना सकते हैं? जरा बताओ, इसके नाम से क्लियर हो रहा होगा कि इसमें विद्युत क्षेत्र भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। लेकिन यहाँ जो होता है बाबू, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होता है, दोनों एक दूसरे के। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र अगर इस दिशा में ऐसे ऊपर नीचे कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में करता है। समझ में आ रहा है बाबू? विद्युत क्षेत्र अगर इस तल में, चुंबकीय क्षेत्र इस तल में होता है, दोनों एक दूसरे के क्या होता है? लंबवत। और साथ में ये समय के साथ क्या होता है? परिवर्तनशील। समय के साथ बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, दिशा भी बदलता है। आ रहा समझ में? तो क्या इसका डेफिनेशन हम ऐसा बना सकते हैं? वैसी तरंगे। क्या बोलेंगे? वैसी तरंगे जिसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, दोनों एक दूसरे के, तथा समय के साथ परिवर्तनशील हो। समय के साथ उसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या कहते हैं? देखो डेफिनेशन, वैसी तरंगे जिसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो तथा समय के साथ परिवर्तनशील हो, उसे क्या कहते हैं? ये तो क्लियर हुआ। लेकिन इसका देख लो जरा सा फिगर कैसे होता है। ठीक है, तैयार हो? आप लोग बाबू एक्स वाई जेड अक्ष तो जानते होंगे। अगर आपको पता होगा तो आप जरूर जानते होंगे कि जैसे मान लो ये एक्स अक्ष है, तो ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष। इस तरह करके तीनों एक दूसरे के लंबवत होता है कि नहीं? तो दिमाग में सेट कर लो, अगर ये विद्युत क्षेत्र रहेगा, ये क्या रहेगा? ये चुंबकीय क्षेत्र, तो ये रहेगा गति का दिशा। किसका? याद रखना, ये विद्युत क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये गति का दिशा। यहाँ तीनों एक दूसरे के दिखाते हैं कैसे। बाबू ये एक्स अक्ष मान लो, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। जेड अक्ष एक्चुअल में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा तो बना नहीं सकते, तो ऐसा खींचते हैं। बाबू ये जो है आपका, ये है आपका विद्युत क्षेत्र जिसको क्या बोलते हैं? ई वेक्टर। ये जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र जिसको क्या कहते हैं? बी वेक्टर। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ जो विद्युत क्षेत्र है वो कुछ इस तरह करके चलता है। समझ में आ रहा है? ऐसे करके। क्लियर है? इधर ऊपर नीचे इस तरह चलता रहेगा। क्लियर है? ये एक्स अक्ष में होगा, सिर्फ वाई अक्ष में होगा। किस अक्ष में? याद रखना, वाई अक्ष में ऊपर नीचे, वो ऊपर नीचे इस तरह करके। और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ये जेड अक्ष में चलता है, ऐसे चलता है इस तरह करके। तो क्या हम ऐसे हवा में बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो इसका एक तरीका है, हमको इस तरह बना देना चाहिए इसको। समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ा देर में क्लियर हो जाएगा। और इसको इधर भी ले सकते हैं, क्या हुआ? सब बता रहे ना, अभी टेंशन क्यों ले रहे हो? हम सब समझा देंगे। अब जरा देखो ध्यान से, सच बताना, क्या ऐसा लग रहा कि ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे? अब देख के लग रहा लंबवत है। फिर देखो विद्युत क्षेत्र नीचे हो गया, चुंबकीय क्षेत्र पीछे हो गया। फिर देखो विद्युत क्षेत्र ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र इधर। ऐसा लग रहा है कि ये इधर से ऐसे आ रहा और ये इस तरह आगे पीछे जा रहा। लग रहा है कि नहीं? तो जरा ध्यान से देखो, क्या यहाँ विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है कि नहीं? और देख रहे हो समय के साथ क्या है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन तरंग? आ रहा समझ में? तो यहाँ याद रखना कि अगर इस तल में होगा विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र इस तल में होगा और गति अलगे होगा। समझ में आया? यानी यहाँ तीनों एक दूसरे के क्या है? तो बाबू ये है विद्युत क्षेत्र, ये है चुंबकीय क्षेत्र, और इधर है गति का दिशा जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। इसको हिंदी में कहते हैं संचरण की दिशा। कि संचरण की किधर चल रहा है उसका दिशा। क्लियर है? अब तुमसे क्वेश्चन पूछता है
कि विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा किधर होती है। क्या पूछेगा? विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा किधर होती है? तो सिंपल से इसका जो दिशा होता है बाबू वो होता है ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समांतर। क्या होता है? याद रखिए, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समांतर बोले या ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अनुदिश बोले, बात बराबर है। बोलो कैसे बोलना रही। चलो समझाते हैं बाबू, जरा ध्यान से देखो। यहां ये है विद्युत क्षेत्र। अच्छा जो रहेगा समझ जाओ। ये विद्युत क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये गति का दिशा। ये विद्युत क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये गति का। बोलो विद्युत क्षेत्र ये है ई वेक्टर, ये अगर हम ई क्रॉस बी करेंगे, क्या करेंगे? तो इसका दिशा निकालेंगे दक्षिणास्थ नियम से। तो हाथ को पहले ई की ओर करेंगे, ई की ओर किए, ई से बी की ओर मुड़े, अंगूठा उधर आया, मतलब दिशा उधर हो गया। अगर हम बी क्रॉस ई लिखते, क्या लिखते? तो इधर से इधर हाथ घुमाते तो अंगूठा इधर जाता, बोलता दिशा इधर है, लेकिन इधर है क्या? किधर है? इधर है। तो इसका मतलब समझ जाओ ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। समझ में आया? तो याद रखना इसका दिशा किधर होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछेगा विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा होती है, 4 ऑप्शन देगा जिसमें रहेगा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समांतर, वही तो टिक करना। एक तो ऑप्शन में रहेगा बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, एकदम गलत है वो, याद रहेगा। क्लियर है? तो बोलो संचरण की दिशा समझ में आया? ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के, या फिर बोलेगा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अनुदिश, बात बराबर है। क्लियर है? फिर आपसे पूछता है विद्युत चुंबकीय तरंग का स्रोत क्या है, यानी किससे उत्पन्न होता है? 90 डिग्री पर ही क्यों होता है? देखा गया है, मतलब देखो जैसे कोई चीज़ होता है ना, जैसे बोलते हैं कि हम लोग का नाक यहीं क्यों दिया, यहाँ भी देख तक सांस ले सकते थे, लेकिन ऐसा बना और हम लोग उस हिसाब से आदमी सोचने लगेगा आदमी की नाक यहाँ रहता है। उसी तरह जब अध्ययन किया वैज्ञानिक लोग तो देखा ये दोनों लंबवत होता था, तब फिर हम लोग बोलने लगे कि लंबवत है। क्यों होता है उसका पता नहीं। समझ में आया? तो याद रखिएगा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होता है और समय के साथ परिवर्तनशील होता है। इसका डेफिनेशन क्लियर हो गया? दिशा भी क्लियर हो गया। संचरण की दिशा यानी किस दिशा में चलेगा, क्लियर है। अब बात हो रहा है क्या? स्रोत। क्या? कोई पूछ दे कि विद्युत चुंबकीय तरंग का स्रोत क्या है, यानी किससे ये उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग जो उत्पन्न होता है वो उत्पन्न होता है त्वरित आवेशित कण से। किससे? मान लो कोई आवेशित कण अगर वो विराम में रहेगा, किसमें? तो वो अपने चारों ओर सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, बताए थे कि नहीं? अगर वो एक समान गति करती है, कैसा? जैसे मान लो 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, हर जगह सेम, तो वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। लेकिन ये त्वरित गति करे, क्या गति करे? यानी इसका वेग लगातार बढ़ता जाए या घटता जाए, यानी त्वरित गति करे। गति करे लेकिन एक जैसा गति, त्वरित गति करे तो वो क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत चुंबकीय तरंग। दिमाग में क्लियर हुआ? कोई पूछ दे विद्युत चुंबकीय तरंग का स्रोत क्या है? त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग का क्या होती है? बोलो कोई टेंशन? समझ में आया? तो बाबू एग्जाम में आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है तथा इसका स्रोत लिखें, तो क्या लिख दोगे? डेफिनेशन हो गया, इसका स्रोत लिख दोगे। फिगर भी बना देना बाबू, ज्यादा बढ़िया रहेगा। कोई टेंशन? पूछेगा 2 नंबर में, पूछ सकता है कितना, लेकिन इससे भी अधिक जो आपसे पूछता है वो पूछता है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण। किसका? याद रखना विद्युत चुंबकीय तरंग का हम आपको 5 ठो गुण पढ़ा देते, क्या ठो? लेकिन एग्जाम में कोई 2 ठो बोलेगा लिखने के लिए। एग्जाम में बोलेगा विद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख करें, किन्हीं 2 गुणों का, और हम आपको 5 ठो पढ़ाएंगे बाबू, 5 ठो पढ़ाएंगे, उसमें 2 ठो लिख पाएगा? 5 ठो पढ़ाएंगे और 2 ठो लिख लेगा? वाह, बड़ा होशियार है। ठीक, हाँ बाबू ये भी आई है बहुत बार, कम से कम रखो 3-4 बार। हाँ अरे पूछेगा। जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, दोनों बोर्ड, सीबीएसई भी। अरे जो हम बोल रहे हैं VVI सब बोर्ड में होता है, टेंशन क्या ले रहा है? तो सबसे पहला ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। कौन प्रकृति? आपके मन में होगा सर अनुप्रस्थ प्रकृति क्या है? तो बोलते हैं वैसा कोई भी तरंग जिसका गति जिधर हो रहा हो, मान लो गति इधर कर रहा कोई तरंग, लेकिन उसका कण का जो कंपन हो रहा गति के लंबवत हो रहा। मतलब सोचो गति इधर कर रहा लेकिन कण ऐसे ऊपर नीचे कहाँ पे कंपन करे, मतलब ऊपर नीचे वाइब्रेट करे, तो याद रखना इसको कहते हैं अनुप्रस्थ प्रकृति। क्या कहते हैं? यानी सिंपल सा कण के कंपन का दिशा और गति का दिशा अगर एक दूसरे के लंबवत तो उसको क्या कहते हैं?
जरा ध्यान से देखो, क्या इसका विद्युत क्षेत्र इस तरह चल रहा है? बोलो ऊपर नीचे चल रहा है। गति किधर हो रहा है? तो देखो गति इधर और कंपन ऊपर नीचे। बोलो लंबवत है, तो बोलो क्या ये अनुप्रस्थ प्रकृति होगा कि नहीं होगा? तो याद रखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन प्रकृति का होता है? पहला गुण क्लियर हो गया। दूसरा, इसके प्रेषण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता, याद रखना, विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। जैसे देखो, विद्युत धारा को चलने के लिए तार चाहिए। जैसे मान लो अगर यहाँ तार नहीं लगाए रहते, क्या पंखा उंखा चल पाता? नहीं चल पाता। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए कोई माध्यम, जैसे ध्वनि हम बोल रहे हैं, इसको भी चलने के लिए माध्यम चाहिए। अगर हवा है तो आपको सुनाई दे रहा है, अगर हवा नहीं रहता, निर्वात रहता, कोई माध्यम नहीं रहता, तो हम बोलते रहता, आपको कुछ सुनाई नहीं देता। तो याद रखिए, कोई भी चीज को चलने के लिए जनरली कोई न कोई माध्यम चाहिए, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए कोई माध्यम, बोलो कैसे? जो प्रकाश है ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग है बाबू। प्रकाश क्या है? तो बताओ, सूर्य का प्रकाश कहाँ से आ रहा है? सूर्य से। सूर्य का प्रकाश, और सूर्य कितना दूर है समझ रहा? तो देखो, जैसे मान लो बाबू ये सूर्य है और ये हम लोग का पृथ्वी है, तो आपको पता होना चाहिए पृथ्वी के कुछ किलोमीटर तक ही हवा है, अरे उसका वायुमंडल कुछ किलोमीटर, क्या बीच में कुछ है? निर्वात है कि नहीं? लेकिन फिर भी क्या प्रकाश पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? तो प्रकाश जो है ये भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये भी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। 7 होता है, उसमें एक प्रकाश भी है। तो सोचो, यहाँ कोई माध्यम है, फिर भी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? इसका मतलब यहाँ से प्रूव हुआ कि नहीं कि विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए कोई माध्यम, कोई माध्यम अगर चाहिए होता तब क्या प्रकाश कभी पहुंच पाता? समझ में आया? तो याद रखिए, इससे ये प्रूव होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए कोई भी माध्यम। समझ में आया? कोई टेंशन? हाँ, ये क्या बाबू, वो तो किरण के रूप में सीधी आती है, ठीक है? अब जरा समझो ध्यान से बाबू। अरे जैसे मान लो एक किरण इधर देखो, एक किरण इधर जा रही है, एक किरण, तो आपको लगेगा फैला हुआ, लेकिन जा तो सीधी रही है। पृथ्वी से बोल रहा है लड़का कि पृथ्वी से बड़ा होगा सूर्य, तो नहीं जानता, बहुत बड़ा है पृथ्वी, उसका एक छोटा सा टुकड़ा के बराबर है। समझ में आया? बहुत बड़ा। हाँ खैर छोड़िए उधर, बोलो क्लियर हुआ? लेकिन एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था साइंटिस्ट ढिकना। क्या नाम था? अरे नाम था लाप्लास, लेकिन हम उसको रख दिए ढिकना, क्योंकि ढिकना जैसा बातें करता है। अरे मजाक नहीं, हमारे गांव में एगो लड़का था, उसको हम लोग बोलते थे ढिकना, क्योंकि वो उल्टे पुल्टे चीज बोलता था। मजाक नहीं, सच में। हाँ, मतलब कुछ उल्टे पुल्टे चीज मतलब बोलता था कि हमें जैसे है ना आसमानों में घर बनेगा रहो, ठीक, मतलब ऐसा ऐसा कुछ बोलता था। हाँ, अरे सुनो, साइंटिस्ट लोग था, तो सुनो ना, साइंटिस्ट ढिकना उसको हम बोलते हैं। क्यों ढिकना कहते हैं सुन लो, उसके पीछे रीजन सुनो, रीजन सुनने का बड़ा मजा आएगा। इसका कहना था, सुनिए, लाप्लास उसका नाम था। लाप्लास का कहना था कि विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए एक माध्यम चाहिए, और उस माध्यम का नाम है ईथर। क्या नाम है? ईथर। ईथर जानते हैं? जिसको सूंघने के बाद आदमी बेहोश हो जाता है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग। ईथर उसको कहते हैं जिसको सूंघने के बाद क्या होता है, यानी उसका उपयोग डॉक्टर लोग करता है पेशेंट को बेहोश करके ऑपरेशन वगैरह करने के लिए। समझ में आया? तो हुआ क्या, एक दिन वो काम कर रहा था बाहर में। क्या कर रहा था? मतलब धूप में काम कर रहा था, धूप यानी विद्युत चुंबकीय तरंग, वहां काम कर रहा था। और काम करते करते उसको लू लग गया बेचारा को। लू नहीं जानता है? अरे लू लग जाना मतलब चक्कर खा के गिर जाता है, सन स्ट्रोक जिसको कहते हैं इंग्लिश में। लूक नहीं कहता, लू कहता है, लू। अच्छा जो भी है, समझ रहा है ना? हाँ, अरे कारण ये है कि शरीर में पानी की मात्रा कम हो गया है, और शरीर जब गर्मी लगेगा भाप बन के उड़ता है, हम लोग के शरीर से पसीना बन के भी निकल रहा पानी, तो और पानी है ही नहीं तो डेफिनेटली चक्कर आएगा ही, तो इसके कारण से लगता है। तो हुआ क्या, और ऊपर से देखो हम लोग के स्किन जो है ना, हम लोग इंडियन है, हम लोग के स्किन जो सन का टेम्परेचर को सह सकता है, ठीक है? अफ्रीका वाला भी सह सकता है, लेकिन बाबू अंग्रेज सब नहीं सह सकता है। वो लोग का चमड़ा बहुत पतला है, वो लोग में मेलेनिन पिगमेंट बहुत कम है, तो लोग गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। याद रखिएगा, वो लोग को चाहिए एसी चाहिए, रूम के अंदर रह पाएगा, वो लोग नहीं रह पाएगा। तो बाबू वो तो था विदेशी, तो बाबू उसका चमड़ा पहले कमज़ोर, और ऊपर से धूप में काम कर रहा था, बेहोश हो गया।
क्या हो गया? उसकी वाइफ भाई दौड़ले दौड़ले हमर दुल्हा की होले ना होले गई बेचारी, तुरंत गोदी में रख करके पानी छिड़की, तुरंत होश आया। सोचो हम लोग बेहोश हुए रहते और वाइफ इतना प्यार से अगर उठाती तो हम लोग सबसे पहले खुश होते कि चलो इतना तो मानी। लेकिन वो देखो क्या करता है, जैसे होश में आया तुरंत वाइफ को बोलता है अरे हम बेहोश हो गए। बोला हाँ याद है पिछले दिन डॉक्टर के पास गए थे, इथर सुंघा के बेहोश किया था। बोला हाँ। बोला देखो यहाँ भी जरूर इथर होगा तब ना हम बेहोश हुए। तो याद रखना ये जो प्रकाश ये क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग, इसको चलने के लिए एक माध्यम चाहिए इथर, वो इस तरह रीजन दिया था। सच बताना अगर धूप को यानी प्रकाश को चलने के लिए सच में अगर इथर चाहिए होता तो सोचो तुम लोग जो आया होगा बाद में मालूम चलता उधर साइकिल लेके निकला, किसी को टाइम दिया है कि धूप जो पहुंचबो, समझ में आया? रास्ते में घलट चुका है, कोई इंतजार कर रही छाता लेकर के। हाँ अच्छा टीचर भी नहीं पहुंच पाता सही बात है, सब लोग छाता लेके गए। क्लियर है? मालूम चला हम भी आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, बीचे रास्ते में कहीं घोलटे हुए हैं, ऐसा होता है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं साइंटिस्ट डिगना जैसा बातें किया तो बुझ गया। लेकिन याद रखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग को चलने के लिए कोई माध्यम। हाँ बोलो बाबू, कुछ बोल रहे? साइंटिस्ट लेबर वाला काम नहीं करता था बाबू। सुनो एक तो चीज बताता हूँ। भारत में सबसे बड़ा बात क्या, आबादी बहुत ज़्यादा है, और आबादी बहुत ज़्यादा है तो बेरोजगारी ज़्यादा है, और बेरोजगारी ज़्यादा है तो यहाँ आपको काम करने वाला तुरंत मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कारण क्या, देखो हम लोग का ज़मीन कम है, अभी ज़्यादातर यहाँ जो बैठा होगा उसका ज़मीन बहुत कम होगा, और जो भी होगा टुकड़ा टुकड़ा में, एक खेत यहाँ दूसरा खेत वहाँ, खेती बढ़िया से नहीं कर पाएगा। एक जगह रहता क्या करता, एक बार ट्रैक्टर लगाता सब जो जात लेता फायदा होता। लेकिन सोचो एक बार यहाँ एक बार वहाँ, सोचो रखवाली भी नहीं कर सकता, ना पानी की व्यवस्था कर सकता बढ़िया, इसीलिए किसान सब गरीब हो रहा है। और सोचो आबादी फिर भी बढ़ रहा है तो हो क्या रहा है, बेरोजगारी बहुत बढ़ जा रहा है। इसीलिए देखने ज़्यादातर दिल्ली बम्बई चल जाता कमाने के लिए, क्योंकि उसके पास ज़मीनें नहीं है खेती उती करने लगा, है भी तो नहीं कर सकता बढ़िया से। तो बाबा ये सबसे बड़ा बात है, मेन चीज़ इंडिया में आबादी, इसीलिए हर काम के लिए आपको यहाँ मिल जाएगा। आपको एगो पर्दो लगवाना हो ना, काटी ठोकवाना, तुरंत वो आ जाएगा। ठीक है, प्लेट उठाने के लिए वो आ जाएगा। ठीक है, झाड़ू लगाने के लिए वो मिल जाएगा। लेकिन विदेश में ऐसा नहीं है, क्योंकि विदेश में सोचो क्षेत्रफल बहुत बड़ा। सोचो अमेरिका सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, चीन के बाद सर हाँ रूस, उसके बाद चीन, उसके साथ अमेरिका है, जो भी हमको नहीं पता, लेकिन फिर भारत से तो बड़ा है। भारत हम लोग 7वां नंबर में। ठीक, बोलो अमेरिका के क्षेत्रफल उतना बड़ा और आबादी उसका ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 45 करोड़, लगभग 45 करोड़, यानी यूपी का आबादी लगभग 24 करोड़। 2 राज्य मिला दो, बिहार और यूपी, 2 राज्य मिला के जितना आबादी है उसका पूरा देश का आबादी है, क्षेत्रफल के तुलना में भारत से कहीं बड़ा है। सोचो जरा सा, आदमी कितना कम और जमीन कितना ज़्यादा, तो वहाँ क्या किसान भी रहेगा तो वो भूखे नहीं मरेगा। जो किसान है एकदम बहुत बड़ा किसान है, वो सब खूब बढ़िया। आपको पता होना चाहिए, भारत बोलते हैं कृषि प्रधान देश, लेकिन गेहूँ हम लोग अमेरिका से मंगा खाते हैं, इम्पोर्ट होता है। समझ में आया? जो आप लोग को मिलता है सरकारी गेहूँ वो वहीं से मंगाता है। तो सोचिए कितना है। तो वहाँ बाबू जल्दी कोई काम करने वाला आपको नहीं मिलेगा, सब किसी का अपना रोजगार है। तो वहाँ पर जैसे लेबर देवर जल्दी नहीं मिलता, और मिलता भी है तो बहुत महंगा मिलेगा। तो इसीलिए ज़्यादातर वहाँ अपने से काम करता है बाबू, बुझ गए? मेन कारण ये है। इसीलिए वो तुम अगर रहते हो ना अमेरिका में, तुम कितना अमीर रहते, लास्ट में तुमको भी बहुत सारा काम खुद से करना होता है। समझ में आया? हाँ, पृथ्वी से हवा कितना ऊपर, पृथ्वी से हवा कितना ऊपर तक है वो तुम पढ़ लेना ना, वो भूगोल का चीज़ है। उससे कई गुना ऊपर में हवाई जहाज चलता है, उससे कहीं गुना कम, कौन बोला? हवाई जहाज ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 किलोमीटर ऊपर जाएगा, और हवा लगभग माना जाता है 63 किलोमीटर तक है। वैसे 8 किलोमीटर तक माना गया बढ़िया से। निर्वात में हवाई जहाज नहीं चल सकता है। तो सर ये गुरुत्वाकर्षण नीचे क्यों नहीं खींचती है? बाबू ग्लाइड करता है, हवाई जहाज उड़ता नहीं, ग्लाइड करता है।
तो सर नीचे की ओर आए सुन, और तुम लोग दूसरा टॉपिक घुसा दो। अरे तुम लोग बच्चा में याद करो, प्लेन बना करके क्लासरूम में उड़ाता था। सच बताना, क्या वो ऐसे करके नहीं तैरता था वहां? तो आप पढ़े होंगे, याद करो आर्किमिडीज का सिद्धांत, उसमें पढ़े होंगे कोई भी चीज हवा को चिरते हुए जब जाता है तो वो जल्दी गिरेगा नहीं, वो ग्लाइड करेगा। हवा में तैरना को कहते हैं ग्लाइड करना, ठीक है। तो आप देखे होंगे हेलीकॉप्टर वो उड़ता है, पंखा घुमा स्पीड, नीचे प्रेशर बनाया, उसके कारण क्रिया प्रतिक्रिया कारण क्या हो, ऊपर उठा, वो तो हो गया। लेकिन एरोप्लेन जो होता है वो क्या करता है, दौड़ता है पहले बहुत स्पीड, और उसके 2 इंजन रहता है, उसका जो डैना रहता है उसमें देखे 2 ठो रहता है। तो होता है कि जरा सा वो थोड़ा सा ऐसे हो गया तो उसके नीचे पंख में हवा ऐसे लगा, तो इधर से लगा तो ये उठाएगा कि नहीं हवा, उसको तो ऊपर उठ गया, और ऊपर उठ गया। और सोचो उसमें जो लगा है वो 2 फैन, मतलब उसका इंजन, वो बहुत तेज़ी से हवा पीछे फेंक रहा है, जिसको कहते हैं जेट इंजन, बहुत तेज़ी से खींचता है, पीछे फेंकता है, तो इधर से क्रिया हुआ, उसका प्रतिक्रिया से आगे बढ़ता रहेगा। तो हमेशा कोशिश करेगा वो क्या, आगे बढ़े। और हवा से ग्लाइड भी कर रहा था, इसीलिए वो तैरते हुए निकलता है। हवा नहीं रहेगा तो गिर जाएगा, हवा बहुत जरूरी है उसको, बुझ गए। चलिए इधर देखिए, बोल रहे हैं इसका चाल लगाओ प्रकाश के चाल के, और जो कितना होता है इतना, c बराबर 1/√μ0ε0। क्लियर है? इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सॉल्व करके कोई जरूरी नहीं, हाँ ये बोला। अरे अभी तुरंत समझा नहीं, इसको चलने के लिए कोई माध्यम बताया ना। तीसरा, इसका चाल लगाओ प्रकाश के चाल के, जिसका समीकरण क्या है, अरे बाबू समीकरण है c बराबर 1/√μ0ε0। μ0 डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल कौन सा है। 4 का ऑप्शन रहेगा, जिसमें ईटो रहेगा वही तो टिक करना, बुझे। बोल रहे इसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। बोलो कैसे? अच्छा सच बताना, यहाँ जो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा? मानते हैं लंबवत है, लेकिन चल तो रहा है एक साथ। ये अगर एक चक्र पूरा किया, देखो ये भी किया। अगर मान लो ये थोड़ा ज़्यादा स्पीड चलता, मतलब इसका ऊर्जा क्या रहता ज़्यादा तो तेजी से चलता, इसका ऊर्जा कम रहता तो ये थोड़ा क्या चलता, स्लो। बाद में मालूम चला ये आगे पहुँच गया, पीछे ही रह गया। नहीं समझा? नहीं समझा क्या? बहुत किसी का मन है। चलो दूसरे तरीका से समझो। मान लो ये लड़का गया और ये हमारा बहू को लेके गया, मतलब ये हमारा भतीजा हुआ तो बहू है ना, दोनों के लेके, मतलब उसको लेके मार्केट गया। अब ये जो है ये बेचारा क्या है, इसका एनर्जी कम है, इमेजिन करो। ये बेचारा धीरे धीरे मार्केट में चल रहा है और वो फुल एकदम एनर्जेटिक। बाद में मालूम चला ये पीछे रह गया इसकी वाइफ। होता है कि नहीं होता? तो लेकिन दोनों साथ साथ चलेगा। दोनों कब चलेगा? जब दोनों की एनर्जी सेम रहेगा ना। तो बाबू वही चीज़ है, दोनों को ऊर्जा जरूर सेम रहा होगा तब ना साथ साथ चल रहा है। अरे नहीं, ज़्यादा आगे थोड़े निकलेगी क्या। चलो इधर देखो, क्लियर है, समझ में आया? तो याद रखना, इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का ऊर्जा क्या रहती है, समान रहती है। उसके बाद यह ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित कर सकती है, यानी ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित कर सकती है, ले जा सकती है। बोलो कैसे? प्रेषित करना मतलब ले जाना, ढोना। क्लियर है? उसको क्या कहते हैं, प्रेषित करना। देखो ये कैसे करता है, ध्यान समझिए। फोन देखा, फोन तो सच बताओ, फोन जैसे नहीं लेंगे क्या, देखा ही होगा। अरे मोबाइल होता है इस तरह होता है, ऐसे रहता है, देखा होगा। हाँ नहीं, हम भी पहली बार देख रहे हैं। समझो, तो जैसे मान लो ये मोबाइल है। अच्छा बताओ, कोई तार वगैरह कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी बात होती है कि कैसे होती है? समझो, जो टावर है, जैसे मान लो एयरटेल का सिम है, किसका? तो बाबू एयरटेल का जो टावर है उससे क्या है, एंटीना में वहाँ लगा रहता है, उससे तरंग निकलता है, क्या? और वो तरंग होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन होता है? वो विद्युत चुंबकीय तरंग आता है यहाँ तक। मान लो यहाँ पर इस कमरे में है, ठीक है, तो इसमें एक सेंसर लगा, इसमें भी एक एंटीना लगा जो कैच करता है। क्या करता है? अब कैच किया यानी सिग्नल कनेक्ट हो गया, ये दोनों, ये और टावर कनेक्ट हो गया। अब हम लोग कोई भी चीज़ बात करते हैं, जैसे मान लो कुछ भी बोले, ये ध्वनि ऊर्जा है। कौन ऊर्जा है? तो यहाँ जो माइक लगा है वो सबसे पहला काम करेगा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा।
उसको कहते हैं ट्रांसड्यूसर। क्या कहते हैं? याद रखना, ट्रांसड्यूसर का काम है किसको? ध्वनि ऊर्जा को बदल दिया। और विद्युत ऊर्जा फिर किस में चला गया? उसी तरंग के थ्रू कहाँ तक चल गया? टावर तक। फिर टावर से सैटेलाइट, फिर दूसरा टावर, फिर दूसरा टावर से जिसको फोन लगा बोल रहा है हेलो, सुन लेगा। ठीक, हाँ देखो खुशी, समझ रहा है? तो सोचो रेडियो तरंग अगर नहीं रहता तो क्या हम लोग बात कर पाते? तो बोलो ये जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग, इसका मतलब ये ऊर्जा को ले जा रहा है। हम जो बोल रहे हैं वो सुना ही दे रहा हूँ, इसका मतलब मेरा ऊर्जा गया कि नहीं गया? तो इससे हाँ वीडियो कॉल भी इसी से होता है। सब रिकॉर्ड हो रहा था वो क्या? नंबर पे किए नहीं किए, क्या वहाँ पे सब रिकॉर्ड हो? हाँ बाबू, उसका जो सर्वर रहेगा वहाँ रिकॉर्ड रहेगा कि नहीं? क्या हो रिकॉर्ड नहीं रहता है, लेकिन ये रिकॉर्ड रहेगा कि तुम जो है कितना देर बात किया, कब बात किया, कौन नंबर, नहीं क्या, नहीं वो नहीं होता है। क्या क्या बोले वो नहीं। अगर कोई चाहे कि करना तो कर सकता है, कोई चाहेगा करने तो कर सकता है टैप। अरे बाबू कंपनी वाला जो है सबसे पहले उसको अनुमति लेना पड़ता है। जैसे मान लो कोई आतंकवादी वगैरह या कोई क्रिमिनल है, उसको ट्रैक करना, उसका रिकॉर्ड करना, सबसे पहले जो है पुलिस जो है आदेश लेगा वो, ठीक है, कोर्ट से इजाज़त लेगा कि हम इसका रिकॉर्ड करना चाहते हैं, फिर वो कंपनी को देगा, तब कंपनी रिकॉर्ड करेगा। हाँ लेकिन बाबू ये जो व्हाट्सएप है ना, ये थोड़ा अलग चीज़ है। ठीक बाबू, तुम लोग जो कभी कभार ऐसा फोटो टोटो डाल देता है, ठीक बाबू तो थोड़ा वो सब चीज़ से बचना। कारण क्या, देखो हम लोग जो फ़ोन जैसे किसी को व्हाट्सएप वगैरह करते हैं, वो क्या करता सुनिए। जैसे मान लो किसी को मैसेज की, किसी को फ़ोटो भेजे या वीडियो भेजे, तो वो सबसे पहले जाता है व्हाट्सएप का जो स्टोर होता है, सर्वर जिसको कहते हैं, वो सर्वर में रहता है, और वो सर्वर से फिर जाता है दूसरे को। समझ में आया? तो बाबू ये है तरीका। तो वहाँ पर वो स्टोर रहता है, कब तक रहता है जानते हो? जब तक कि दूसरा देख ना ले। ऐसा व्हाट्सएप का कहना है कि दूसरा जिसको डिलीवरी होना था वो हो गया, वो अगर जैसे देख लिए तब हम डिलीट कर देते हैं, इसका कहना। लेकिन ऐसा जरूरी जो बोलता है वैसा होता नहीं है। इसीलिए वो थोड़ा बचिएगा वीडियो वगैरह कॉल में कुछ भी करने से। हाँ टेलीग्राम थोड़ा सेफ है, ऐसा नहीं कि टेलीग्राम बहुत अच्छा है, सबसे बढ़िया टेलीग्राम है इसलिए क्योंकि इंडियन ऐप है, ठीक है, भारत का बना हुआ। और हम तो चाहेंगे कि आप लोग जो व्हाट्सएप यूज करते हैं उससे बढ़िया टेलीग्राम यूज कीजिए। टेलीग्राम बहुत एडवांस चीज़ है। टेलीग्राम बाबू एलोन मस्क बनाया है, हम मान सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके इंडिया में उसका सर्वर इंडिया में ही, ठीक है। चलो हो गया, ये क्लियर है? तो बाबू ये 5 गुण हो गया। क्या हो गया? अगर तुमसे एग्जाम में ये पूछ दे विद्युत चुम्बकीय तरंगों की 2 विशेषताएं बताएं तो भी यही गुण बोले विशेषता बोले, बात बराबर है। क्लियर है? आ रहा समझ में? तो ये 5 गुण काफी था क्या? और वो कह रहा है। अब बाबू विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या है, समझना चाहते हो? चलो देखो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या है। सबसे पहले समझो बाबू स्पेक्ट्रम क्या समझो। अच्छा जैसे मान लो यहाँ पर जितना भी क्लासरूम में लड़का, क्या सबका हाइट सेम है? नहीं ना। हम ऐसा करें, खाली बोल दे रहे लाइन में लग जाओ, जैसे मन तैसे लग गया, तो उसको स्पेक्ट्रम नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि सबसे कम हाइट वाला सबसे आगे, उससे थोड़ा ज़्यादा हाइट, उससे तो और ज़्यादा हाइट, उससे और ज़्यादा हाइट, इस तरह ऊंचाई के बढ़ते क्रम में सजा दें। या फिर ऐसा करें सबसे ज़्यादा हाइट, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यानी ऊंचाई के घटते क्रम, यानी एक तरीका से सब जब सजा दें उसी कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? यानी स्पेक्ट्रम का मतलब है किसी भी चीज़ को घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लिखना, उसको क्या कहते हैं? समझ में आया? कोई भी चीज़ को अगर सजा दे घटते या बढ़ते क्रम में, उसको क्या कहते हैं? समझ में आया? कोई तकलीफ? फेयर लवली खरीदा है, फेयर लवली का जो खरीदे हो गए तो उसमें देखना उसका जो पैक रहेगा, कवर रहेगा, उसके ऊपर देखना है कि स्पेक्ट्रोमीटर रहता है, उसमें देखना थोड़ा गोरा, फिर थोड़ा काला, थोड़ा और काला, इस तरह रहता है। और प्रचार बोलती है हीरोइन, देखना प्रचार आएगी और बोलेगी फेयर लवली लगाइए और 2 टन तक गोरा हो जाइए, हाँ ग्लो कर जाइए। आजकल निखार बोलती है, पहले गोरा बोलती थी क्योंकि केस हो गया, गोरा कर नहीं सकता, निखार बोलने लगा कि चमका देगा। हाँ तो इससे क्या होता है, सुनिए ध्यान से।
वो जो स्पेक्ट्रोमीटर देता है क्यों देता है, वहां देखना क्या करेगा, थोड़ा गोरा उससे थोड़ा कम गोरा उससे थोड़ा कम, इस तरह सजा दिया। मतलब उसका कहना है कि आप थोड़ा काले में थे, लगाइए, देखिए थोड़ा गोरा वाला में शिफ्ट हो जाइएगा। इसीलिए नापने के लिए देता है। क्या गो लगा के नापा, अरे कोई नापा है, लेकिन नापने के, समझ में आया? कोई हो तो उसको लगा देना और उसको नाप के देखना तो कितना गोरा वाला। कौन? हम बाबू, हम फेयर लवली न लगाते हैं, ठीक? हाँ, और ना वो लगाती है। हाँ, कौन? हम सच बताएं, हम कोई क्रीम नहीं लगा सकते, कोई क्रीम नहीं लगाते। कस हाँ, ना तेल लगाते ना क्रीम लगाते। हमरा सिंपल सा शैम्पू यूज किए, साबुन यूज किए, कोनो शैम्पू जो मिल जाए। खाली यही ध्यान रखते हैं कि अंडा नहीं हो शैम्पू में, बस इस चीज का ध्यान रखते हैं कि भेज हो। हाँ, नहीं, बहुत सारा, जैसे हमको वैसे सबसे बढ़िया शैम्पू जो लगता है, नहीं, बायोटिक कंपनी है एक तो, बायोटिक, उसका आता है ग्रीन एप्पल, हमको सबसे बढ़िया वो लगता है, हमको पर्सनली, सबको अलग अलग लग सकता है। खैर उतना छोड़ो, समझ गया स्पेक्ट्रम? अरे कोई भी चीज को एक तरीका से सजा दें, घटते क्रम में या, उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। हाँ, चल समझे छी। मान लो तुम्हारी 10 गो साली है, क्या गो साली है, समझ जाएगा, रुको। मान लो 10 ठो साली है, मान लो एक ठो इतना बड़ा, एक ठो इतना, फिर एक ठो इतना। जैसे तुम गए, सब साली एकदम लाइन से लग गई, ऐसे, सुन तो सही, सब साली लाइन में लग गई। एक साली मतलब सबसे बड़की माला लेके, ठीक है, उसके बगल वाला जो थरिया लेके, एक लोटा लेके, जैसे गए तुरंत एकदम क्या किया, माला पहनाया, थरिया दिया, पैर धोया, पोछा। हाँ, तो बोलो साली सब कैसे एक लाइन से खड़ी है, लेकिन कैसे घटते क्रम में, बड़की छोटकी, तो उसको बोलते हैं क्या, ऊंचाई का स्पेक्ट्रम, ऊंचाई के घटते हुए स्पेक्ट्रम। अगर मान लो सबसे छोटकी पहले, फिर धीरे धीरे बढ़की, तो बोलेंगे बढ़ते हुए क्रम, समझ में आया? तो उसको बोलेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ साली। हाँ, अवरोही आरोही, वही चीज बहुत समझा रहे हैं। याद रखना, कोई भी चीज को एक तरीका से सजा दे तो उसको क्या कहते हैं? तो वो रेड स्पेक्ट्रम साली नहीं। सुनो, तो वो विद्युत चुम्बकीय तरंग 7 होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग याद रखना, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होता है? 7 होता है। रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक किरणें, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें। लिख देंगे। ये जो 7 है, ये 7 क्या है बाबू? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुम्बकीय। तो बाबू ये 7 का जो है तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति अलग अलग होता है। 7 का तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति, जैसे मान लो ये कोई तरंग है, तो आपको पता होना चाहिए श्रृंग है, ये गर्त है, ये श्रृंग, ये गर्त। तो 2 क्रमागत श्रृंग के बीच जो दूरी होता है, इसको कहते हैं तरंग दैर्ध्य, या 2 क्रमागत गर्त के मध्य दूरी को कहते हैं तरंग दैर्ध्य। तो ये जो तरंग दैर्ध्य है, मान लो एक तरंग ये है और एक तरंग मान लो ये है, तो दोनों का तरंग दैर्ध्य देख रहे हो ना, अलग अलग है। तो याद रखना, 7 का तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति क्या होता है? अलग अलग होता है। तो इमेजिन करो, हम उसके तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लिख दें उसका नाम, या तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम में, या आवृत्ति के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिख दे, क्या उसको स्पेक्ट्रम नहीं बोलेंगे? तो देखो, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उनके आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के अनुसार, आवृत्ति या क्रमबद्ध विन्यास, क्रमबद्ध मतलब एक तरीका से, क्रम से, विन्यास मतलब सजाना, ठीक है। क्रमबद्ध विन्यास को क्या कहते हैं? कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? लेकिन बाबू ये याद रखना होगा, जैसे हम याद रखें, ठीक है? तैयार हो? हाँ, बताएंगे। तो सबसे पहले ले रहे हैं रेडियो तरंगे। कौन तरंगे? जिसको अंग्रेज सब कहता है रेडियो वेव्स। सब बताना, सब बताना, क्या टेंशन ले रहे, सब बताएंगे। पहले ना, ओहो, पहले सबका नाम जान लो, तब ना गुण बताएंगे, कैसी है नहीं है, सब बताएंगे। हाँ, तो पहले नाम तो जान ले क्या गो है। दूसरी है, उसका नाम है सूक्ष्म तरंगे। कौन तरंगे? जिसको अंग्रेज सब कहता है माइक्रोवेव्स। क्या कहते हैं? तीसरा है अवरक्त किरणें।
क्या? अवरक्त किरणें, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रारेड रेज। 4 नंबर जो है बाबू उसका नाम है दृश्य प्रकाश। कौन प्रकाश? जिसको अंग्रेज सब कहता है विजिबल लाइट। कौन लाइट? 5 नंबर में जो है उसको बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी रे। 6 नंबर, हाँ बाबू खतरनाक है, सुन तो सही। उसके बाद है एक्स किरणें, जिसको कहते हैं एक्स रेज। और 7वां जो है इसका नाम है गामा किरणें। कौन किरणें? गामा रेज। सब समझा दे। ये जो 7 है, ये सातों जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ये सातों क्या है? याद रखना, विद्युत चुम्बकीय तरंग यही 7 ठो होता है। तो देखा गया है कि अगर आप इधर से इधर आओगे, किधर से किधर, ऊपर से नीचे आओगे, किधर से किधर, तो याद रखना इसका जो है आवृत्ति बढ़ेगा। क्या होगा? आवृत्ति बढ़ेगी। याद रखना, आवृत्ति, लेकिन तरंग दैर्ध्य घटेगी, चूंकि दोनों में उल्टा संबंध होता है। तरंग दैर्ध्य घटेगी। याद रखना, आवृत्ति न्यू जो है बढ़ेगी और तरंग दैर्ध्य लैम्डा घटेगी। मतलब समझो, सबसे बड़ा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? जैसे जैसे नीचे आओगे इसका तरंग दैर्ध्य छोटा होता जाएगा, लेकिन आवृत्ति। तो याद रखना, एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों को, विद्युत चुम्बकीय उसके तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लिखें। तरंग दैर्ध्य के, तो आप जानते हैं इधर से इधर तरंग दैर्ध्य घटता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? तब पहले इसको लिखना होगा, फिर इसको इस तरह करके लिखना होगा। लिख दोगे? क्वेश्चन बोल दे तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम में, तो इधर से इधर लिख दोगे। समझ में आया? अगर क्वेश्चन बोले आवृत्ति के बढ़ते क्रम में, तो इधर से इधर, क्योंकि इधर से इधर आएंगे तो आवृत्ति बढ़ेगा, और आवृत्ति घटते क्रम में तो। समझ में आया? क्लियर है? तो बाबू ये याद रखना जरूरी है। ये भी VVI है, ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उसके तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लिखें। तो बढ़ते क्रम में पूछ देगा तो इधर से इधर लिखना, क्योंकि इधर से इधर लिख दोगे तरंग दैर्ध्य घटेगा बाबू। क्लियर है? समझ जाएगा ना? लेकिन बाबू इसको याद रखेगा तब ना। तो सबसे पहले सबका नाम याद रखना होगा। सबका नाम याद रखोगे तब ना समझ पाओगे कौन बड़की है कौन छोटकी है। तो हम इंग्लिश में याद रखते हैं बाबू, इंग्लिश में सबका नाम है, और हम ऐसे याद रखें। देखो हम कैसे याद रखें, हम याद रखें RMIBUX गामा, यही ना जी? RMIBUX गामा। क्लियर है? इसको हम ऐसे, इस गामा को Y मान लेते हैं, चूंकि Y जैसा है लगभग, तो हम इसको पढ़ते हैं रमी वुक्सी। अरे RMI रमी BUXY मान लेते हैं, रमी वुक्सी। कोई दिक्कत? और दिमाग में हम सेट कर लिए कि इधर से इधर आएंगे तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, तो आवृत्ति घटेगा। तो इधर से इधर चलेंगे तो आवृत्ति घटेगा, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा। बस ऐसे ही याद रख लेते। हिंदी कोई तुम लोग बना लो, रेसु ओ दो कर लेना। हाँ क्या रेसुआ? अरे बनाने का एक से एक बना लेता है। हाँ मध्य में पूछेगा नहीं, पहले ये क्लियर हुआ, ये हो गया। अब सुनो, इससे और क्वेश्चन बनता है। ये तो क्लियर हुआ ना। अब ऑब्जेक्टिव बनता है। क्या बनता है? क्वेश्चन कुछ इस तरह रहेगा ऑब्जेक्टिव में, तुमको 4 गो तरंग का नाम दे देगा। 4 गो तरंग का, जैसे मान लो पहला दे दिया तुमको क्या, सूक्ष्म तरंग। क्या दे दिया? सूक्ष्म तरंगे। दूसरा दे दिया आपको दृश्य प्रकाश। कौन प्रकाश? तीसरा दे दिया एक्स किरणें। कौन किरणें? और चौथा दे दिया मान लो यूवी किरणें, पराबैंगनी किरणें। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया। क्वेश्चन तुमसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से तरंग दैर्ध्य किसका सबसे अधिक होगा? सबसे बड़ा तरंग दैर्ध्य किसका होगा? समझो, इधर से इधर आते तरंग दैर्ध्य घटता है,
तो सबसे बड़ा तरंगदैर्ध्य किसका होता है? सबसे बड़ा होता है रेडियो का। क्या है ऑप्शन में रेडियो? नहीं है। उसके बाद होता है सूक्ष्म का, तो बाद में ये है, तो ए नंबर जाएगा। बुझ गया? क्लियर है? क्वेश्चन पूछ देता है कि आवृत्ति सबसे अधिक किसकी होती है, तो सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है? तो आप जानते हैं सबसे अधिक आवृत्ति गामा का होता है। ऑप्शन में नहीं है, एक्स है ना, तो एक्स चल जाएगा। बुझे? तो इस तरह कुछ पूछेगा, बता नहीं पाओगे, बस हो गया। तो क्लियर हुआ? अब वो 5-7 मिनट लगेगा, ये सब भी क्लियर कर देते हैं, कोई तकलीफ? तो बात कर रहे हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों के स्रोत तथा उसका, सुन लो, हम लोग के सिलेबस में विद्युत चुम्बकीय तरंग और उसका उपयोग खाली स्रोत नहीं है। लेकिन बोलेगा सर क्यों तब लिखे? उसी तरह नॉलेज के लिए, समझ में आया? खाली आपको विद्युत चुम्बकीय तरंग और उसका उपयोग जानना, उसका। तो देखो सबसे पहले रेडियो तरंग, कौन तरंग? इसका जो स्रोत है वो है एलसी परिपथ। कौन परिपथ? याद करो, पिछले दिन ही सिखाए थे, यूनिट 4 में सिखाए थे, उसी से ये उत्पन्न होता है। क्लियर है? और इसका जो उपयोग है, हम उस दिन बताए भी थे कि इसका उपयोग रेडियो तरंग उपयोग उत्पन्न करने के लिए। तो याद रखिए, इसका उपयोग जो है किसमें? रेडियो प्रसारण। किसमें? जब आप लोग गाना वाना सुनते हैं रेडियो पर, वो जो सिग्नल होता है वो कौन होता है? इसका उपयोग टेलीविजन प्रसारण में की जाती है। किसमें? टीवी वगैरह में जो एंटीना जो सिग्नल कैच करता है वो कौन तरंग होता है? इसका उपयोग मुख्यतः, याद रखना, जो फोन उनमें जो बात करता है ना बाबू, वो भी कौन तरंग है? कौन तरंग है? याद रहेगा कौन तरंग है। लेकिन बाबू ये जो है ना, इससे बात करना तक संभव है, लेकिन जो इंटरनेट वगैरह चलाते हो, ऐसा नहीं नहीं चल सकता, चल सकता है, लेकिन इसका ऊर्जा कम होता है, यही कारण से उतना फास्ट नहीं चलता है। जो 2G मोबाइल होता था, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा खाली किसी तरह फोटो भेज पाते थे, तो बाबू वो इसमें ठीक है। लेकिन तुम लोग जब वीडियो कॉल देख देख के करता ना बाबू, वो नहीं होगा। समझ में आया? क्लियर है? तो याद रखना 5G भी नहीं होगा, 5G भी नहीं है। तो याद रखना, ये जो रेडियो तरंग है, इसका उपयोग किस लिए होता है? रेडियो के लिए, टेलीविजन प्रसारण में, और फोन उन में, संचार प्रणाली में। क्लियर है? ये जो सूक्ष्म तरंग है, कौन है? वीडियो कॉलिंग में इसका उपयोग होता है। और 5G जो आएगा बाबू यही होगा। अरे आ गया है सब जगह, भारत में लॉन्च हुआ अभी? कब हुआ? अरे 5G मोबाइल आ रहा, नेटवर्क अभी आया, तो फिर अरे 5G पहले नेट, जैसे जियो भी 4G में, तुम 5G फोन खरीद लोगे तो भी 4G ही चलेगा। अभी 5G जब आएगा तब ना। देखो 5G क्या है? 5G कौन तरंग से चलेगा? लेकिन बाबू याद रखना, इसका सबसे जो बड़ा जानते हो फायदा क्या है? फायदा यह है कि बहुत ही स्पीड चलेगा इंटरनेट वगैरह, क्योंकि इसका ऊर्जा ज़्यादा। और हानि क्या है? हानि यह है कि इसका रेंज ज़्यादा दूर तक नहीं रहेगा। हाँ, मतलब उसका जैसे अभी एक टावर लगता है 2-3 किलोमीटर तक कवर कर लेते हैं, तो ये नहीं कर पाएगा। जैसे देखिए अभी हम ही लोग के पास जो राउटर लगाई, इसमें 2 बैंड होता है। अगर मोबाइल में कभी स्कैन किए होंगे तो लिखता होगा एक तो SRD और एक तो लिखता होगा SRD 5G। तो इसमें होता है एक 2.4 गीगाहर्ट्ज जो कौन तरंग को सपोर्ट करता है? रेडियो को, ठीक है। और दूसरा होता है एक 5 गीगाहर्ट्ज, क्या होता है? जो 5G होता है। तो 5G जो है उसका रेंज कम है। जैसे 5G वाला से अगर कनेक्ट रहोगे, जैसे मान लो हम अपने मोबाइल में 5G से कनेक्ट है, तो 5G से कनेक्ट है तो मेरा क्लासरूम थोड़ा उससे बाहर रहेगा, लेकिन उससे ज़्यादा दूर जाते हैं तो हट जाता है। लेकिन 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला ज़्यादा दूर तक काम करेगा। तो देखिए रेंज ज़्यादा होगा लेकिन स्पीड क्या होगा? याद रहेगा। तो 4G का रेंज ज़्यादा लेकिन स्पीड 5G आएगा। तो जो भी कंपनी 5G लाएगी तो 5G करने के लिए सबसे पहले उसको टावर का संख्या बढ़ाना होगा, ज़्यादा टावर लगाना होगा। क्लियर है? देखना तब क्या करेगा जानते हो? हर घर लगभग एक मोहल्ला के अंदर एक छत उत में देगा, कोई एंटीना छोटा सा लगा कर वहाँ लगा देगा, ठीक है, तब हो पाएगा बाबू। नहीं तो क्या 4G सिम में? 4G सिम में भी जनरली देखो, वैसे सच बताएं, जो जियो है ना वो 5G रेडी है। 5G वो जनरली किसका यूज करता है? वो पहले से माइक्रो वेब का यूज कर रहा है। समझ में आया? क्लियर है? तो याद रखना इंटरनेट वगैरह चलाने के लिए कौन चाहिए? इसका स्रोत पढ़ लेना बाबू, नाम ये सब चीज़ है, याद रहे तो बहुत बढ़िया, नहीं रहे तो और बढ़िया।
इसका उपयोग देखो, इसका उपयोग किस में है? रडार संचरण में की जाती। किस में? रडार संचरण समझते हो? नहीं, चलो समझाते हैं। लगता है लेट हो जाएगा क्या? हाँ? चलो इधर देखो, जैसे मान लो बाबू ये है एंटीना, ये क्या है? इससे एक सिग्नल जाता है। क्या जाता है? जैसे मान लो हम लोग का देश है, बताओ देश का सुरक्षा जरूरी है या नहीं? सुन लो बाबू, देश का सुरक्षा जरूरी है। मान लो कोई मिसाइल आ गया, हम लोग में हमला कर दिया देश पे, ठीक है, या फिर कोई क्या किया, जो फाइटर जेट होता है वो आ गया और बम गिरा के चल जाएगा, तो बोलो दिक्कत है कि नहीं? तो इसीलिए होता है क्या है कि रेडिएशन आसमान की तरफ भेजते रहता है। हर देश क्या करता है, एक बड़ा बड़ा एंटीना लगा रहता है और उससे क्या निकलता है? रेडिएशन। होता है कि जब भी कोई चीज़ हम लोग के देश के सीमा के अंदर घुसेगा हवा में, तो वो क्या होगा, उससे टकराएगा और टकरा के फिर वापस लौटेगा, तो हमको नहीं पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ ना कुछ आ चुका है। हाँ, धातु से। तो जनरली क्या रहेगा, मिसाइल विसाइल किसका बना रहेगा? प्लास्टिक का। पक्षी उक्षी नहीं रे, धातु। तो सोचो क्या हम लोग कैच समझ जाएंगे कोई चीज़ आ रहा है तो उसको उड़ा देंगे वहीं। तो इसी कहते हैं रडार। क्या कहते हैं? रडार मान लिया तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोई बाहरी चीज आ जाए तो पता चल जाएगा। क्लियर है? दूसरा, इसका उपयोग वायुयान को, वायुयान नेविगेशन के लिए की जाती है। वायुयान मतलब वायुयान को नेविगेट करना, मतलब रास्ता दिखाना। जैसे मान लो दिल्ली से उड़ान भरा मुंबई के लिए, अब हवा में तो रास्ता है नहीं कि वहाँ रोड बना है, या वहाँ कोई चीज़ है चिन्ह कि भाई बोल दिया पायलट को, सुनो वहाँ जाएगा इमली के पेड़ के पास घुर जाना दायां, ऐसा है? इमली पेड़ क्यों याद रहता है? इमली अच्छा लगता है वो। चलो इधर देखो, सुन बाबू, क्लियर है? तो सोचो जरा सा, वहाँ ऐसा कुछ सिस्टम है? आसमान में क्या बोलेगा, जाना बड़का बादल से बगल घुर जाना? तो बाबू वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ रास्ता बताना होता, कैसे बताएगा? पहले उसका पोजीशन पता रहेगा तब ना। जैसे मान लो तुमसे कोई मिलने के लिए आ रहा, तुम्हारा घर नहीं देखा, और फोन किया रे तुम्हारा घर नहीं मिल रहा, तुम सबसे पहले क्या पूछते हो? कहाँ हो तुम? वो बोलेगा कि हम इस जगह हैं, यहाँ पर एक तो पान का गुंगटी इसके बगल में। तो उसको बोलेगा ठीक है वहाँ तक पहुँच गया, वहाँ से दायां घूम जाओ, इधर आ जाओ, ऐसे बता सकते हो? खाली बोलेगा रे हमको नहीं मिल रहा, क्या डायरेक्ट बता पाओगे? तो लोकेशन पता होना चाहिए। तो उसी तरह इसका जैसे मान लो जैसे ये सुरक्षा के लिए करता है, इसी तरह इमेजिन करो ये कोई एरोप्लेन है, इसका भी पोजीशन पता कर सकते हैं कि नहीं? और पता कर लेंगे तो हम बता सकते हैं उसको पायलट को कि आप जहाँ पर वहाँ से इधर मुड़िए, इतना डिग्री अल्टीट्यूड लीजिए, वगैरह वगैरह बोल सकते हैं कि नहीं? तो याद रहना, वायुयान को रास्ता दिखाने के लिए भी किसका उपयोग करते हैं? और इसका उपयोग किस में होता है? लोकेशन। बाबू लोकेशन भी चाहिए, तो लोकेशन कोई तरंग से ही कैच करेगा। तुम्हारा फोन है, तुम गूगल मैप ऑन करते हो, क्या बोलते हो? लोकेशन ऑन कीजिए। लोकेशन ऑन करता तो क्या करता, तुम मुझे सेटेलाइट से जो आ रहा तरंग उसको तुम कैच करता, उससे सिग्नल जुड़ जाता है, तब भी कैच करेगा। तो चाहिए ना सिग्नल, वही कौन होता है? सूक्ष्म तरंग। क्लियर है? तो बाबा इसका उपयोग किस में है? केक वगैरह जो बनता है, पिज्जा वगैरह जो बनता है, ठीक है, वो चूल्हा में नहीं बनेगा, उसके लिए क्या चाहिए? अवन। क्या चाहिए? तो भाई माइक्रोवेव अवन से बनता है। क्लियर है? हाँ, चलो समझाते हैं। अरे इमेजिन करो, मान लो कोई केक बना रहा, क्या बना रहा? अब सोचो केक इतना मोटा है, उसको अगर तुम चूल्हा पकाओगे, मान लो तुम्हारा बर्तन है, इसमें डाल दिए केक, घोल ओल के जो सब डालना है डाल दिए, और नीचे से गर्म करना शुरू कर दिए। नीचे से गर्म हुआ, इधर पका, पलट दिए, उधर पक गया, लेकिन इतना मोटा, क्या बीच में बढ़िया से पकेगा? ज़्यादा पकाने की कोशिश करोगे जल जाएगा। समझ रहा? तो बोलो खाने में अच्छा लगेगा, तो इसीलिए उसको अवन में पकाया जाता है। किस में? वैसे बड़ा बड़ा जहाँ भट्टी रहता है वो तो अवन जैसा है, पूरा गर्मी से पकता है। लेकिन होता है कि जब किसी को घर में छोटा सा केक बनाना, तो ये अवन रहता है, इसको खोलो, इसके अंदर जो चीज़ डालना है एक केक बना करके डाल दो, मतलब घोल उल के। होता है कि यह आग से नहीं सीखता है, यहाँ सूक्ष्म तरंग निकलता है। क्या निकलता है? और सूक्ष्म तरंग क्या करता है? इसका अणु को वाइब्रेट करता है। क्या करता है? और गर्मी हो जाता है उत्पन्न पूरा। यहाँ क्या उत्पन्न हो जाता है? और गर्मी अंदर तक जा रहा, तो क्या सब जितना भी चीज़ है सब एक जैसा पकेगा, इसीलिए केक बढ़िया से फूल जाएगा। समझ में आया? तो याद रखना, अगर केक बनाना हो, पिज्जा बनाना, तो किसका यूज करना होगा? बाबा इंडियन खाना में अवन का उतना कोई जरूरी नहीं है।